मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024890। ये हमारे पास क्या है, सीजीएल की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चंस है। तो आज हम इन पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक खेत 18 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा आयत के रूप में खेत के कोने से 7.5 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 0.8 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। इससे निकाली गई मिट्टी को खेत के बाकी क्षेत्र पर समान रूप से फैला दिया तो खेत का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एल और बी हमें दे रखी है। इसमें से हमने एक पिट खोदा, एक खड्डा खोदा जिसमें से हमने इतनी मिट्टी निकाली और बाकी सारे खेत पर फैला दी। तो देखो क्या होगा, निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम बिछाई गई मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। उस खड्डे में से जितनी मिट्टी निकालेंगे वो खेत के बाकी भाग में फैलाएंगे तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं। अब खड्डे से निकाली मिट्टी का वॉल्यूम क्या होगा, 7.5 उसकी लंबाई है, 6 हमारे पास चौड़ाई है और 0.8 हमारे पास उस खड्डे की गहराई है। इतनी मिट्टी हमने निकाली। अब ये मिट्टी को जो निकाला उसको खेत में फैलाएंगे तो खेत का पूरे का एरिया ये है, लेकिन जहां हमने खड्डा खोदा वहां तो मिट्टी डाल ही नहीं सकते क्योंकि अगर वहां मिट्टी डाली तो पूरी मिट्टी उसी में चली जाएगी। तो पूरे खेत के एरिया में से उस खड्डे का एरिया घटा दिया और शेष भाग पर हाइट आ गई h। तो क्या ये दोनों ऐसे बराबर होंगे? तो यहां से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 7.5 इंटू 6 इंटू 0.8 बराबर, यहां से अगर मैं 7.5 इंटू 6 कॉमन ले लूं, यहां से 6 कॉमन लिया तो 3, 15 में से 7.5 कॉमन लिया तो 2 और यहां बचेगा 1। इंटू में क्या आ जाएगा h। 7.5 से 7.5 गया, 6 से 6 गया तो 0.8 बराबर 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 इंटू एच। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8/5। ये हमारे पास मीटर में आएगी। हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो इंटू कर दे 100 से, तो 5 से चला जाएगा 20 बार, 20 इंटू 0.8 क्या जाएगा 16। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, खेत की जो मिट्टी है वो कितनी हाइट पर बढ़ जाएगी 16 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ये हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। 3√2 अपॉन में ये टर्म, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें पता है कि डिवाइड में रूट वाली टर्म नहीं रखते तो हम इसका साथ साथ में रेशनलाइजेशन करते चलते हैं। 3√2 अपॉन में है √6 माइनस √3। इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो क्या मैं इसको √6 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दूं, √6 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दूं, -4√3 अपॉन में √6 माइनस √2 है। अगर मैं इसको √6 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं और तीसरा स्टेप है माइनस के अंदर 6 अपॉन के अंदर √8 प्लस √12, तो क्या मैं इसको √8 माइनस √12 से ऊपर नीचे गुना कर दूं। अब देखो हमारे पास ये क्या बनेगा, 3√2 इंटू में √6 प्लस √3 अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, माइनस में क्या आ जाएगा 4√3 इंटू √6 प्लस √2 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 इंटू √8 माइनस √12 अपॉन में 8 माइनस 12 माइनस का 4। ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 3 ये बनेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का अंदर गुणा करूंगा √12 प्लस के अंदर √6, ये 4 से 4 कट जाएगा, √3 माइनस √3 का अंदर गुना करूंगा माइनस का रूट में 18, फिर क्या जाएगा माइनस का रूट में 6। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 6/4 का मतलब 3/2। अब मेरे पास √8 है, इसको क्या मैं 2√2 लिख दूं।
√12 को अगर मैं 4 गुना 3 सोचता हूं तो क्या इसको 2√3 लिख दूं? ऐसा हम लिख सकते हैं। तो √6 से √6 कट जाएगा। √12 को अगर मैं 4 गुना 3 सोचूं तो ये क्या 2√3 आ जाएगा। √18 को 9 गुना 2 सोचूं तो ये माइनस में 3√2 आ जाएगा। 2 ये कॉमन लेकर काट देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 3√2 और माइनस के अंदर 3√3। 3√2 से 3√2 कट गया प्लस माइनस का, 2√3 माइनस 3√3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन था, प्रमेयीकरण का। जैसे हमने इसका रेशनलाइजेशन करा हमारा आंसर आ गया माइनस का √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। A number n is a positive 3-digit number. If x is the 100th place and y is the unit place, then the number n minus 100x minus y is always divisible by this. बताना है कि किससे डिवाइड होगा। एक संख्या n 3 अंकों की धनात्मक संख्या है यदि उसके सैकड़े के स्थान वाला अंक पर x है और इकाई के स्थान पर y है, तो हमें n माइनस 100x माइनस y बताना है कि क्या होगा। हमने नंबर मान लिया कि हमारा नंबर क्या है, x z y, क्योंकि 100 प्लेस पर x मानना है और यूनिट डिजिट पर y। तो ये नंबर क्या होगा, 100x प्लस 10z प्लस y, ये हमारा नंबर हुआ। अब हमें इस नंबर में से क्या घटाना है, 100x और y। तो नंबर की जगह रखा 100x प्लस 10z प्लस y, माइनस में 100x माइनस में y। 100x से 100x गया, y से y गया, तो क्या बचा, 10z। 10z बचा तो हमें बताना है कि किससे डिवाइड होगा। 10z में क्या है, 10, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। यदि तीसरे साल के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवर्ती ब्याज 3622 रुपए 50 पैसे, तो हमें ब्याज की दर बतानी कि क्या होगी। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट चाहे हमें 3rd ईयर का दिया हो चाहे किसी भी ईयर का दिया हो, हर साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1750। 1 साल के एसआई को हम ए से जानते हैं। 2 साल का सीआई है 3622 रुपए 50 पैसे, तो 2 साल का सीआई क्या होगा, 2a प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3622.5। तो यहाँ 1750 का डबल करूं तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3500। 3500 प्लस b बराबर 3622.5, तो b का मान क्या जाएगा, 122.5। b का मान 122.5, a का मान 1750 रुपए। तो यहां से अगर हमें रेट निकालनी तो रेट क्या होगी, b किस पर ब्याज मिलता है, a पर, तो 122 रुपए 50 पैसे 1750 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा, 0। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट 175 से काट दो, और नहीं तो 25 से गया 7 बार, 25 से चला गया 4 बार, फिर चला गया 9 बार, 49/7 क्या जाएगा, 7। तो ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी, 7%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। 1 साल का एसआई चाहे किसी भी टाइम का हो, चाहे वो 3rd ईयर का हो चाहे 2nd ईयर का, हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 55 पर। ट्रेन ए टेक 1 hour मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। अब देखो हम दो ट्रेन है ए और बी, मान लेते हैं कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए 720 किलोमीटर की दूरी की स्पीड से तय करेगी ए से, ट्रेन बी 720 किलोमीटर की दूरी की स्पीड से तय करेगी बी से। दोनों के टाइम का डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है, 1 आवर। अब हमें क्या करें, ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स टू 2/3, so it take 3 hour more than train A to complete the same journey. What is the speed of train A? आप कह रहे हैं इंजन में ट्रबल होने के कारण ट्रेन की स्पीड जो थी वो उसकी ओरिजिनल स्पीड की 2/3 हो गई। पहले स्पीड अगर b थी तो अब क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाए b हो जाएगी। तो अब उसको a से 3 घंटे ज्यादा लगते, तो अभी b को कितना टाइम लगेगा, 720 अपॉन के अंदर ये क्या आ जाएगा, 2b/3,
तो 2 भी नीचे रह जाएगा और 3 कहाँ जाएगा ऊपर। माइनस के अंदर क्या आएगा 720/a बराबर क्या जाएगा 3 आवर। हमें यहाँ से किसकी स्पीड बतानी है a की। अब हमें अगर a चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, b वाली टर्म को बराबर बनाना पड़ेगा। यहाँ b वाली टर्म में 3/2 है, तो इक्वेशन फर्स्ट को, अगर पूरी इक्वेशन फर्स्ट को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा 3 × 720/2a माइनस के अंदर 3 × 720/2b बराबर क्या जाएगा 3/2। तो अब देखो जब इन दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड और ये थर्ड, सेकंड और थर्ड को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कट जाएगी। क्या बचेगा 3/2 × 720/a में से 720/a घटा देंगे तो क्या जाएगा 3 + 3/2। तो यहां से क्या जाएगा 1/2 × 720/a बराबर क्या जाएगा 3 + 3/2 क्या जाएगा 9/2। 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू 720/9 तो क्या जाएगा 80। तो ट्रेन a की स्पीड क्या जाएगी 80 km/h। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बस हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको पढ़ा रहने दो, दूसरी टर्म के सारे वेरिएबल बराबर बना दो, तो आपका आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। और कई बार कुछ लोग 55 को करने के लिए 720 के 2 टुकड़े भी सोच लेते हैं। जैसे 1 घंटे का डिफरेंस है तो कोई स्पीड ऐसी सोचो जिसमें यहाँ पर डिफरेंस आ रहा हो 10 का, तो क्या 80 और 90 सोचें तो शायद 1 घंटे का आपके पास डिफरेंस भी आ जाए। कुछ लोग इस 720 के टुकड़े सोचकर भी 720 किलोमीटर की दूरी दे रखी है तो 720 को 80 × 90 लिख सकते हैं। ए को ट्रेन को टाइम ज्यादा लग रहा था, इसका मतलब ए की स्पीड 80 और बी की 90, ऐसा भी सोच लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 56 पर। किसी उत्पाद में 20% छूट मिलने के बाद उसका मूल्य 3024 रुपये, जिसके विक्रय मूल्य पर 5% कर सम्मिलित है, तो हमें उत्पाद का अंकित मूल्य बताना है कि क्या होगा। हमें क्या पता, हमने कहा कि किसी आर्टिकल का कोई एमआरपी होगा, इस पर हमने कोई डिस्काउंट दिया 20% का, तो उसका कोई सेलिंग प्राइस आया, पर उस सेलिंग प्राइस में जब हमने 5% टैक्स ऐड कर दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3024 रुपये। तो हमें उसका एमआरपी बताना है कि क्या होगा। अब इसका जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस था वो अपने आप में 100%, उस पर 5% टैक्स ऐड करा तो सेलिंग प्राइस का 105%। अब जिस रेट में बेच रहे हैं 3024 उसके बराबर, 5 से क्या 21 बार, 5 से क्या 20 बार, 21 से चला गया एक बार बच गया 92, फिर चला गया 4 बार 84, बच जाएगा 884, फिर चला जाएगा 4 बार, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 144 × 20 2880 रुपये। इसका मतलब हम इसको किस रेट में बेच रहे थे 2880 रुपये में विदाउट टैक्स। अब ये 2880 रुपये में कब बेचा, जब इस पर डिस्काउंट कितना दिया 20% का। 20% का मतलब 1/5, एमआरपी 5 है, डिस्काउंट 1 का, तो सेलिंग प्राइस 4 की वैल्यू 2880 रुपये, तो 1 की वैल्यू 720 रुपये, तो 5 की वैल्यू क्या आई 3600 रुपये। तो इस आर्टिकल का जो एमआरपी है वो हमारे पास कितना है 3600। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक लंबवर्तीय बेलन के आकार का है, फिर जमीन के ऊपर 13.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक लंबवर्तीय शंकु बनाया जाता है। यदि आधार की त्रिज्या 14 मीटर है और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने की लागत बतानी है कि क्या होगी। अब हमारे पास एक सर्कस का तंबू है जिसका आधार तो हमारे पास क्या है बेलनाकार, इसके आधार की त्रिज्या रेडियस हमें क्या दे रखी है 14 मीटर, और ये 3 मीटर हाइट तक क्या है लंबवर्तीय बेलनाकार है। इसके ऊपर हमने इसको क्या करा शंकुनुमा बना रखा है। धरातल से इसकी पूरी ऊंचाई हमें दे रखी है 13.5 मीटर, तो ये हाइट कितनी होगी 10.5 मीटर। रेडियस हमारे पास क्या है 14। अब हमें इसको अंदर से पेंट करना है। अब पेंट कम होता है कर्व सरफेस एरिया पर,
तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और एक क्या आ जाएगा, सिलेंडर का बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमें इस पूरे कर्व सरफेस एरिया पर पेंट करना है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए हमें एल भी निकालनी पड़ेगी। बेस की रेडियस पता है 14 है, हमें हाइट पता है 10.5 है, तो यहाँ से हमें रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए 3.5 का 3 गुना है, 14 3.5 का 4 गुना है, तो 3, 4 और 5 ट्रिपलेट रेशो बनते हैं, तो L जो होगी वो 3.5 की 5 गुना होगी, तो क्या आ जाएगी 17.5, ये हमारे पास आ जाएगी। तो अगर अपन इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें, अब पाई की वैल्यू हमें देखो यहाँ कहीं दिख नहीं रखी, इसका मतलब 22/7 ले लें, तो यहाँ से पाई आर 22/7 गुना आर तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, एल की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 17.5 प्लस 2h, h की वैल्यू क्या है 3, तो इसका डबल कर दूंगा तो क्या जाएगा 6, r की जगह हम क्या ले सकते हैं 14, और ये क्या जाएगा 17 और 6 23.5, 7 से गया 2 पर, पॉइंट हटाया बटा में 10, 2 से गया 5 पर, 5 से काट दें तो 22 गुना 5 चौक 20 और 47। अब ये मेरे पास इसका एरिया आ गया 22 इंटू 47, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, कैरी आ जाएगी 1, क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 और 8 22 और 1 23, 2 1032 मेरे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या आया 1034 मीटर स्क्वायर। खर्चा है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 2068 रुपये, तो इसका रेट क्या आ जाएगा 2068। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। बस हमें क्या करना था, अंदर से पेंट करना था, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालकर जो भी एरिया आया उसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए 58 अलजेब्रा का क्वेश्चन, हमें x² + 1/x² बताना है। हमें क्या दे रखा है x इंटू 3 - 2/x बराबर क्या है 3/x। अब देखो यहां से हमें x + 1/x या x - 1/x निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं इस x को अंदर ले जाऊं तो 3x - 2 बराबर 3/x, तो क्या आ जाएगा 3x - 3/x बराबर 2। 3 का अगर भाग दे दूं तो x - 1/x बराबर क्या आएगा 2/3। अब अगर x² + 1/x² चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x² + 1/x² माइनस 2, 2/3 का स्क्वायर करूंगा 4/9, तो क्या आ जाएगा x² + 1/x², 2 उधर जाते ही प्लस का, तो 2 से ही 4/9, तो x² + 1/x² की वैल्यू 2 से ही 4/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 58 का आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 59 की ओर। tan थीटा इंटू कोस 60 डिग्री बराबर √3/2, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 15 डिग्री। tan थीटा इंटू के अंदर कोस 60 डिग्री बराबर √3/2। कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है 1/2 बराबर √3/2, तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा √3 के। अब √3 के बराबर आया, इसका मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री, और थीटा अगर 60 डिग्री है तो हमें क्या बताना है sin थीटा माइनस 15 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री तो sin 60 माइनस 15 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री 1/√2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, एंगल ABC का डबल है। AB अगर 4 है तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। AB 4 है तो AC भी 4 होगी। एंगल AB का डबल है, B अगर थीटा तो C भी थीटा, और A इसका डबल, इसका मतलब 2 थीटा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब देखो यहां से अगर मैं देखूं तो पूरे ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग 4 थीटा, 4 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, और थीटा अगर 45 डिग्री, इसका मतलब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री,
और ये एंगल 90 डिग्री। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस क्या होगी 4√2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है कि क्या होगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो चाहिए। स्मॉल आर क्या होती है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बाय 2। कैपिटल आर क्या होती है, h/2। तो बेस 4, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी 4√2। 2 से 2 काट ही देंगे, यहाँ हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी 4√2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 2, माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा √2 बराबर 4√2। अब मैं √2 और कॉमन ले लूँ, 4 से 4 तो काट दिया, तो क्या आ जाएगा √2 - 1 रेशो में √2 से √2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा √2 - 1 रेशो के अंदर 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 60 का आंसर आ जाएगा। तो देखिए राइट एंगल बनते ही हम लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। 61 देखो हमारे पास फिर से क्या आया, क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का। साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी है और हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं साइन 17 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ x और हाइपोटेनियस क्या हुआ y। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी y² - x²। हमें बताना क्या है, सेक 17 डिग्री माइनस के अंदर साइन 73 डिग्री। अब सेक 17 डिग्री, सेक थीटा क्या होता है, बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो क्या आ जाएगा y अपॉन रूट में y² - x²। अब 73 डिग्री ले रखा है तो ये 73 होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, y अपॉन में रूट y² - x²। y को y से मल्टीप्लाई करा तो y² माइनस में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट जाएगा, माइनस का y² और माइनस अंदर गया तो प्लस का x²। y² से y² कट गया तो x² अपॉन में y इंटू रूट में y² - x²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लो आपको ये कौन सी टर्म के अंदर दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका 61 का सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 62 की। In the given figure, 3 semicircles are drawn on 3 sides of triangle ABC. AB is equal to 21, BC is equal to 28 and AC is equal to 35. What is the area of the shaded part? अब ओरिजिनलिटी में जिन लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को पहले पढ़ रखा है उन लोगों को तो ये पता होगा कि शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। और ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 21 इंटू 28, 2 से चला गया 14 बार। 21 को अगर अपन 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 210 और 84 294। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब जिन लोगों को ये बात नहीं पता, जिन लोगों ने कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा, उनको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²/2। उन लोगों को ये पता होना चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये 35 है, ये 21 है और ये 28 है। ये हम लोगों को दे रखे, ये सब सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले अगर मैं इस BC को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करूं तो ये एक सेमी सर्किल बनेगा। तो इस सेमी सर्किल का फर्स्ट वाले का अगर मैं एरिया निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा πr²। इसकी रेडियस क्या होगी 14 अपॉन में 2, πr²/2। फिर नेक्स्ट अगर मैं AB को डायमीटर मानकर एक सर्किल बनाऊं, यहां पर सेमी सर्किल बनाऊं, तो इस सेकंड वाले का अगर मैं एरिया निकालूं तो इस सेकंड वाले का एरिया भी मैं इसमें अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा पाई इंटू 21/2 इंटू 21/2 अपॉन में 2, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर 21 जो है
वो डायमीटर है तो रेडियस इसकी आधी। फिर मैं थर्ड अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, इसको भी अगर ऐड कर दूं तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 21 गुना 28। अब ये तीनों का जब मैंने एरिया निकाला तो पूरे रीजन का एरिया निकाल लिया, लेकिन अब इन तीनों के टोटल में से अगर मैं इस सेमी सर्किल का AC डायमीटर वाले सेमी सर्किल का एरिया घटा दूं, ये नीचे वाला पार्ट घटा दूं, तो सिर्फ ये ऊपर वाला शेडेड रीजन बचेगा जो मैं फाइंड कर रहा था। तो इसको हम लिख देंगे 4 नंबर। इसको अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस में पाई r² 35/2 इंटू 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखो पाई बाय 4 यहां से अगर अपन कॉमन ले लें, पाई/4 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, या मैं 4 के साथ साथ 2 और कॉमन ले लूं, 1/2 भी कॉमन ले लूं, तो पहली टर्म क्या बनेगी 28 गुना 28। ये 14 को अगर मैं 28/2 लिखता तो सारी बात बन जाती 28 इंटू 28 प्लस क्या जाएगा 21 गुना 21 माइनस में 35 इंटू 35 प्लस क्या जाएगा 1/2 21 इंटू 28। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को मैंने सोल्व करा। अब ये और ये इनका डिफरेंस क्या बनेगा 0, तो सिर्फ क्या बचेगा ट्रायंगल का एरिया 1/2 21 इंटू 28, जिसका आंसर अभी हम लोगों ने निकाल लिया 292। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 62 का आंसर आया ऑप्शन डी। और किसी को डायरेक्टली पता था तो वो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालता तो उसका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, तो मैं अल्फा 5 प्लस बीटा 5 वाली समीकरण बतानी कि क्या होगी। अब एक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशंस के रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -1 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आएगा -1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a सॉरी, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा इंटू बीटा भी -1। अब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिस इक्वेशंस के रूट्स अल्फा 5 और बीटा 5 हो। तो वो इक्वेशन क्या होगी x² माइनस में अल्फा 5 प्लस बीटा 5 इंटू x प्लस अल्फा 5 बीटा 5 बराबर 0। अब जब हमें पता है कि हमें ये इक्वेशन बनानी है, अब हम सब लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो अगर मैं इसकी पावर 5 कर दूं तो -1 की पावर 5 भी क्या बनेगा -1। इसका मतलब क्या हुआ अल्फा 5 बीटा 5 की वैल्यू तो -1, तो ये टर्म तो हमें मिल गई। लेकिन हमें क्या चाहिए अल्फा 5 प्लस बीटा 5, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। तो अब देखो इसका फॉर्मूला हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 चाहिए, तो ये क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अंदर अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, ऐसा हम कह सकते हैं। माइनस के अंदर हमारे पास क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए कैसे होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा -1 है, -1 का क्यूब -1 माइनस में 3 इंटू -1 इंटू के अंदर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -1 -3 माइनस का 4 अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 का मान -4। अगर मैं यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालूं तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब देखो अगर आप इसको सोल्व करके देखो, आप अगर वही टर्म बनाना चाहते हो तो ये गुना होगा तो अल्फा 5,
ये गुना होगा तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। देखो अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अल्फा क्यूब को अल्फा स्क्वायर से गुना करा अल्फा की पावर 5, अल्फा क्यूब को बीटा क्यूब को अगर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा बीटा की पावर 5, प्लस क्या आया अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा। यहां से अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 बनेगा, तो लिखो चाहे नहीं लिखो, प्लस अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा, तो ये कट जाएगा। तो अब देखो ये टर्म मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमारे पास ये है, इसको सोल्व करिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस का 1, तो क्या जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 1, तो माइनस का 11। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर। अब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 11x माइनस का 1 बराबर 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1 बराबर 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 64 की ओर। x और y प्राकृत संख्या है, तो x प्लस वाई बराबर अगर 2017 है तो 1 की पावर x प्लस माइनस 1 की पावर y का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो x प्लस वाई बराबर 2017 है। अब देखो 2017 ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स हैं, तो या तो x इवन हो और y ओड हो तब इनका सम बने 2017, या x ओड और y इवन हो तब इनका सम बने 2017। इवन इवन हो या ओड ओड हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, 1 की पावर x प्लस माइनस 1 की पावर y। x की जगह अगर मैं इवन नंबर रखूं 1 की पावर इवन प्लस माइनस 1 की पावर ओड, ऐसा रखता हूं तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0। लेकिन अगर मैं x की जगह ओड रखूं 1 की पावर ओड प्लस माइनस 1 की पावर इवन अगर रखूं तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 2। तो मतलब 0 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, या तो कोई ऐसा ऑप्शन होता कि या तो 0 या 2, तब तो आंसर होता। अदरवाइज आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 65 की ओर। हमें ये सीरीज दे रखी है और इसके फर्स्ट 40 स्टेप का सम बताना है कि क्या होगा। सीरीज हमारे पास है 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 9 प्लस, इस तरह से। तो अब देखो एक सीरीज तो बनी 1 4 7 10, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 30, एक सीरीज तो ये बनी। दूसरी सीरीज बनी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, इस तरह से। ये 2 सीरीज बनी और दोनों ही क्या है एपी। एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास होता है। अब दोनों के टोटल 40 स्टेप थे, इसका मतलब ईच टर्म के क्या होंगे 20 स्टेप्स होंगे। इसके भी 20 स्टेप होंगे और अगले वाले की भी 20 स्टेप होंगे। तो n का मान तो क्या जाएगा 20। तो अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूं तो क्या आएगा n/2 इंटू 2a, इसका a कितना है 1, तो 1 का डबल 2 प्लस n-1, 20 माइनस 1 19 इंटू डी, यहाँ डिफरेंस कितने का 3 का। दूसरे को अगर देखें तो 20/2, a कितना है 3, तो 3 का डबल क्या आ जाएगा 6 प्लस 19 गुना में डिफरेंस कितने का 2 का, तो क्या आ जाएगा 10 19 दिए 57 प्लस 2 59 प्लस के अंदर 10 गुना के अंदर 19 दूना 38 प्लस 6 44, तो क्या आ जाएगा 590 प्लस 440, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1030। तो इसका सम क्या आ जाएगा 1030, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66 की ओर। एबीसी एक त्रिभुज के कोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है, हमें ये बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो a प्लस बी बराबर क्या 180 डिग्री माइनस सी, तो क्या a प्लस बी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर दोनों साइड में साइन लेता तो क्या आता, साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, इसका मतलब कोस सी बाई 2। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों साइड अगर मैं कोस लेता तो कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस 90 माइनस सी बाई 2, इसका मतलब साइन सी बाई 2, दूसरा भी सही है। अगर मैं टेन लेता तो टेन से यहाँ क्या आना चाहिए था, कोट, जबकि क्या है सेक, तो ये गलत है। ऑप्शन डी कोट लिया तो यहाँ टेन आ गया, ये भी सही है। हमें बताना है कौन सा संबंध गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, 67 पर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के चाप के आकार के 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए। तो हमें क्या करना है, शेष आकृति का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। हमारे पास क्या है, एक 4 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर था। हमने क्या करा, इसमें से कुछ इस तरह से 4 आर्क काट लिए, तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। तो अब देखो ध्यान देना, कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन चारों का एरिया घटा दें। तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा, रिमेनिंग का एरिया क्या आ जाएगा, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। अब इस वर्ग की भुजा क्या होगी, सर्किल की साइड क्या होगी 2, मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगी 2 त्रिज्या है, तो यहां पे चारों को मिलाकर एक सर्किल बनेगा। एक सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 पाई, या 4 यहां से कॉमन ले लूं तो 4 इंटू 4 माइनस पाई, या 16 माइनस 4 पाई, ये ऑप्शन दे रखा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। हमने इस पोर्शन का एरिया निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 68 की ओर। देखिए 68 से 70 हमारे पास क्या है, डीआई के क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए मोटरिस्ट एंड स्कूटरिस्ट मेड ए जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस, द ग्राफ शोज द प्रोग्रेस ऑफ द जर्नी मेड बाय ईच पर्सन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये हमें क्या कर रहा है, एक तो हमारे पास मोटरिस्ट है मतलब कार चालक है, दूसरा एक स्कूटरिस्ट है मतलब एक स्कूटर चालक है। इन दोनों ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टार्ट करी और एक ही समय पर पूरी कर ली। यात्रा में इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस दिखा रखी है कि कैसे चल रही है। तो हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, मोटर चालक और स्कूटर चालक से किस समय मिलेगा, इन दोनों के मिलने का टाइम चाहिए। तो ये देखो दोनों ग्राफ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, अब इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो ये क्या टाइम हुआ 10:30, तो दोनों कितने बजे मिले, 10:30 बजे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ग्राफ को देखते ही ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी डीआई का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द स्कूटरिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति बतानी है कि क्या होगी, उसने दूरी कितनी चलनी थी 120 किलोमीटर। अब देखो स्कूटर चालक सुबह कितने बजे चला, 9 बजे, और स्कूटर चालक जो है वो पहुंच कितने बजे गया, 11:30 बजे। इसका पहुंचने का टाइम कितना है, 11:30 बजे। इसका मतलब 9 से 11:30 बजे तक इसने कितना टाइम ट्रेवल करा, 9, 10, 11, 2.5 घंटे, 2 से 1/2 घंटे, मतलब 5/2 घंटे। तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 120/5/2, 5 से चला गया 24 बार, 24 इंटू 2 48, तो इसकी स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 70 पर। हमें कह रहे हैं मोटर चालक स्कूटर चालक से शुरुआत से कितनी दूरी पर जाकर मिला, इनके मिलने का जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर था। अब देखिए दोनों यहां पर मिल रहे, ये कितनी दूरी है, यहां से अगर देखें तो 80 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होगा, कितनी दूरी पर मिले, 80 किलोमीटर पर। ये हमारा आंसर आ गया डी। अब देखो ये डीआई का सबसे इजी क्वेश्चन था, ग्राफ देखते आपको इंस्टेंट आंसर मिल रहे थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 71 पर। अभी हमने पेपर के 20 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन पेंडिंग है। 71 पर आते हैं। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु पर 40% अधिक कीमत अंकित करता है, 30% का बटा देता है और 900 ग्राम की बजाय 800 ग्राम तोलता है, तो उसका कुल लाभ हमें बताना है कि कितना होगा। मान लिया कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100, एमआरपी 40% ज्यादा है, इसका मतलब एमआरपी कितना है 140, उसने डिस्काउंट कितना दिया 30% का। 140 का अगर मैं 30% निकालूं, एक बार इसको अपन दोबारा से लिख लेते हैं, किसी टेक्निकल रीजन से दिख नहीं रहा। कॉस्ट प्राइस हमने माना 100, एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा, इसका मतलब 140, डिस्काउंट दिया 30% का, 140 का 30% क्या होगा 42 की छूट दे दें तो उसको बेचेगा कितने में 98 में, बेचेगा कितने में 98 में। लेकिन 900 ग्राम की बजाय 800 ग्राम तोलता है, 100 में खरीदा कितना था 900 ग्राम, 98 में बेचा कितना 800 ग्राम, हमें उसका प्रॉफिट बताना है। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 बटा 900, 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा 98/800। यहां से अपन इसको सोल्व कर ले तो क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करा 800, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करा 8 9 जा 72, बच जाएगा 7, 9 ने 81 और 7 882। तो 800 में अगर खरीदा तो कितने में बेचा 882 में। कितना प्रॉफिट हुआ 82 का, कितने पर 800 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 82 में अगर 8 का भाग दें तो 10 से 1/4 या 10.25%, तो उसे कितना प्रॉफिट हो गया 10.25% का। यह हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 72 पर। रेखा y बराबर 2 पर बिंदु 5, -3 का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। ये हम लोगों ने क्या करा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली और ये एक हमने लाइन बना ली y बराबर 2। ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यहां पर y बराबर 2 है तो ये लाइन रिप्रेजेंट करिए y बराबर 2 को। हमारा एक पॉइंट है 5, -3, तो 5, -3 अपन यहां ले सकते हैं। अब हमें इसका इस लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताना है कि क्या होगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। आप सारे लोग एक काम बड़े जरूर करते हो, रोज करते हो, हमेशा जब मौका मिलता है तब करते हो, मिरर देखना, शीशा देखना। अब आप जब मिरर देखते हो तो आपको ये बात पता है आप मिरर से जितनी दूरी पर खड़े हो आपकी इमेज भी उतनी दूरी पर बनेगी। तो बस आप यूं मान लो कि आप मिरर के इतनी दूरी पर खड़े हो, आपको अपनी इमेज बनानी है, तो आप क्या होगा जितनी दूरी पर खड़े हो आपकी इमेज भी उतनी दूरी पर बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप यहां खड़े हो तो इधर इमेज बन जाएगी, उतनी दूरी पर बनेगी। तो x का मान तो क्या रहेगा 5, y का मान अगर अपन यहां से देखें, यहां -3 था, ये -3 और ये 2, पूरी दूरी 5 थी, तो 5 ही ऊपर चलेंगे तो 5 और 2 क्या जाएगा 7, तो उस पॉइंट के निर्देशांक क्या जाएंगे 5,7। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। कुछ लोग इसके लिए कई फॉर्मूले याद करते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, मिरर देखना सबको आता है, तो बस आपको खड़े होकर मिरर ही देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 73 पर। 405 speeds were distributed equally among children in a such a way that number of the sweets received by each children is 20% of the total number of children. How many sweets did each children receive? मान लिया कि हमारे पास जो चाइल्ड है, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास कितने हैं x, तो ईच चाइल्ड को, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी x का 20%, x का 20% मतलब x/5। x बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को x/5 मिठाइयां मिल रही है, इसका मतलब इतनी मिठाइयां मिलेंगी।
ये बराबर किसके, 405 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 405 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 2025। तो एक्स का मान 45। इसका मतलब बच्चे तो कितने हैं, चिल्ड्रन तो कितने हैं, 45। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कितनी मिठाई प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त करेगी। तो x बटा 5 तो 45/5 9। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, स्वीट्स मिली, 9 स्वीट्स। ये हमारे पास आ गया, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 74 की ओर। 74 देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये कब होता है, जब a बराबर b बराबर c होता है, तभी होता है क्या। a बराबर b बराबर c होता है तभी होता है, तो a प्लस सी अपॉन बी बताना है। तो क्या a प्लस ए अपॉन में a बताना है, तो 2a अपॉन a क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 75 पर हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमें क्या कह रहे हैं, The sum of L, B and H of a cuboid is 19 cm and its diagonal is 11 cm. Find the surface area of cuboid. Cuboid की L, B और H इनका सम हमें क्या दे रखा है, 19 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल जो है, विकर्ण जो है, वो हम लोगों को क्या दे रखा है, डायगोनल क्या होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 11। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 11 का स्क्वायर 121। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब क्यूबॉइड का घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखो अलजेब्रा का अगर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाए, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB BH और HL। तो L प्लस B प्लस C, H कितना है 19, 19 का स्क्वायर 361, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 121, 2LB BH और HL हमें फाइंड करना है। तो 121 उधर जाते ही माइनस का, तो 2LB BH और HL हमारे पास क्या जाएगा, 361 में से 121 गई तो क्या जाएगा 240। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 240। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तो आज के पेपर के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।